नमस्कार, हेलो। स्वागत है आज हमारे नए नवेले एपिसोड में किताब पे चर्चा में। किताब पे चर्चा। और आज हम नींद में नहीं है। आज हम बिल्कुल होश में हैं, पूरे होश में हैं। हाँ, होश भी है और नींद भी नहीं है। तो आज हम दोनों एज यूजुअल किताबों पे चर्चा करेंगे। शुरुआत मैं करता हूँ। बिल्कुल। तो मैं इसके पहले की किताब बताऊँ आपको, उसके पहले किताब में की गई बातचीत, किताब में जिस चीज़ का जिक्र है। हाँ। अच्छा, एक ये पहले हम क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं, या फिर तू वहीं जा रहा है जहाँ तू जा रहा है ना। हाँ। अब वो मैं कह रहा हूँ कि पहले बता के क्लियर कर देते हैं कि आज जो दो किताबें हम लाए हैं दोनों शहर से रिलेटेड है शहर से जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल। वो दोनों शहरों से हम जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। अच्छा, बीच में मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, बिल्कुल। पिछले एपिसोड पे जाना चाहूँगा। हाँ। इसके पहले कि हम आज का एपिसोड हाँ, शुरू करें, करेक्शन। करेक्शन है कुछ पिछले एपिसोड में बातचीत में, क्योंकि पिछली बार हम जब बात कर रहे थे तो शायद पूरे होश में नहीं थे और बहुत रात थी, नींद में थे, थके हुए बहुत थे। ड्रेन हाँ। थे। तो वहाँ एक बात हमने कही है कि पिता जो होता है वो परिवार का राजा होता है, किंग ऑफ द फैमिली होता है। उसको ही सब कुछ देखना होता है, संभालना होता है। तो अच्छा, क्योंकि हमने फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी, फिर पंकज कपूर के कैरेक्टर को देख के। पंकज कपूर के कैरेक्टर के ऊपर बात करी थी, फिर भी हमें एक करेक्शन करना है कि पिता ही परिवार का मुखिया नहीं होता और राजा नहीं होता और किंग नहीं होता, माँ भी होती है। क्योंकि इस स्टेटमेंट से पेट्रियार्की की बू आती है, जो कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आजकल माताएं भी परिवार और में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, और फैमिली का हेड वही है जो चलाएं, जो सबका ध्यान रखें। तो बिल्कुल आधा आधा वो का मामला है। बेटी बेटे हैं या जो भी जवान बच्चे भी हों, थोड़े जिम्मेदार हैं, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम वापस शुरू करते हैं, वापस इस पे आते हैं, इस एपिसोड पे आते हैं। तो इसके पहले कि मैं किताब का जिक्र करूं, किताब में हुए शहर के जिक्र पे बात करते हैं, ठीक है। तो बनारस उर्फ काशी, और इस शब्द का मतलब देखें तो बना रहे रस, जिसका रस हमेशा बना रहे, नित्य रहे, जिसका रस उसको कहते हैं हम बनारस। आजकल उसको वाराणसी भी कहते हैं, उसका नया नाम वाराणसी है, काशी भी कहते हैं। तो बनारस। एक मुझे बात बताओ पहले, सबसे पुराना नाम कौन सा है? काशी। फिर काशी के बाद क्या पड़ा? बनारस। अच्छा, अब वाराणसी। ये कब पड़ा है वाराणसी? अब एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता। मतलब 40-50 साल हो गए? हाँ, हो गए होंगे आराम से। अच्छा, वाराणसी। तो बनारस पे, लेकिन कहने में आसान बनारस लगता है। बनारस, वो बनारस वाले भी बनारसी अंदाज में तो ठीक है। तो बनारस एक ऐसा शहर है। अच्छा, बनारस को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। बनारस को आप सिटी ऑफ स्ट्रीट्स भी कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि बनारस की गलियां बहुत फेमस हैं। अच्छा, तो ये बनारस पुराने शहरों का ही ट्रेट है। हर पुराना एंशिएंट शहर है। दिल्ली में भी पुरानी दिल्ली। हाँ, गली से गली है और हर गली कहीं ना कहीं मिलती है। तो आप ज्यादा सही होगा कि सिटी ऑफ टेम्पल्स कह लीजिए बनारस को। और शायद हिंदुस्तान का सबसे पुराना शहर है, सबसे पुराना शहर है। कहीं कहीं तो वर्ल्ड का भी सबसे पुराना शहर कहते हैं। हो सकता, वर्ल्ड का पुराना शहर जो सिविलाइज्ड हो। अच्छा, सिविलाइज्ड पहला शहर। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में सिविलाइज्ड शहर जो सबसे पहला है वो बनारस है। 3000 मंदिर। क्या बात है, मतलब हर किलोमीटर में एक मंदिर। हाँ, जिस शहर में हो वो शहर है बनारस। मुख्य मंदिर जो है बनारस के, जिनके पीछे बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से किस्से हैं, उनमें सबसे पुराना, सबसे अहम और सबसे प्रचलित जो है, जिसके बारे में सभी को पता है, वो है काशी विश्वनाथ। वो ये बीएचयू के रेंज के अंदर आता है ना? नहीं, वो न्यू वीटी है। अच्छा, वो न्यू विश्वनाथ टेम्पल है। अच्छा। और जो असली जो काशी में आता है, जो गोदौलिया के पास है, अच्छा, वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, पुराना वाला, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं बनारस के लोग। अच्छा, क्योंकि उसका जो गुम्बद है ना, वो पूरे सोने का है। अच्छा, ये नहीं पता। हाँ, वो पूरा सोने का बना हुआ है, तो गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। तो काशी विश्वनाथ, और उसी से लगे हुए, बल्कि कह लें कि उसी प्रांगण में एक दूसरा मंदिर है अन्नपूर्णा का। अच्छा, अन्नपूर्णा का, जो अन्न की देवी है। तो वहां लोग जाते हैं और वहां का प्रसाद है चावल, कच्चा चावल। अच्छा, कच्चा चावल वहां का प्रसाद है। तो मतलब लोग वहां से कच्चा चावल लाके और अपने घर में, भंडार घर में ले जाकर रख देते हैं, ताकि उनके घर पे कभी खाने की कमी ना हो, वो हमेशा बढ़ता रहे, वो अक्षय बन जाए, वो अक्षय पात्र बन जाए। तो अन्नपूर्णा का प्रसाद है वो। क्या बात है।
तीसरा मंदिर जो सबसे मुख्य है वो संकट मोचन, और कौन नहीं जानता संकट मोचन को, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है संकट मोचन, हनुमान का वन ऑफ द फेमस। और उसमें कहते हैं ना शायद संकट मोचन मंदिर में तुलसीदास ने नीचे बैठ के, तुलसीदास ने बैठ के लिखा था। हाँ, रामचरितमानस लिखा के था, कुछ वर्सेस वहीं वर्सेस लिखे लिखे गए थे, हैं। कुछ घाटों पे भी लिखे थे, हाँ, तुलसी घाट अच्छा 80 पे बैठ के कुछ लिखे थे। अरे वाह, 80 की तो हिस्ट्री अलग है। 80 की हिस्ट्री बहुत रिच है। हाँ, तो वो संकट मोचन मंदिर जो अभी भी तुलसी की परंपराओं को बिल्कुल वैसे ही चला रहा है। और संकट मोचन की खास बात यह है कि वहाँ कोई वीआईपी नहीं होता। अगर मैं थोड़ा सा उस माहौल का जिक्र करूं अच्छा, तो वहाँ सभी लाइन में लगे होते हैं। मंगलवार को और शनिवार को सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हाँ obviously। और लाइन में एक हाथ में लोगों के एक हाथ में लड्डू का डब्बा होता है, अच्छा बूंदी का लड्डू, किसी भी तरह का। वहाँ अंदर ही मार्केट है लड्डू का। अच्छा तो लड्डू का एक डब्बा होता है और एक हाथ में छोटा सा हनुमान चालीसा की एक पुस्तिका होती है, हाँ, जिसमें लोग खड़े खड़े हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं और लाइन में आगे बढ़ते रहते हैं। और संकट मोचन जो वो मूर्ति है हाँ, वहां जाते हैं, फिर चढ़ाते हैं प्रसाद और वहां से लौटते हैं। क्या बात है। और दूसरी तरफ हमेशा संगीत का कोई कार्यक्रम चलता रहता है, हमेशा हाँ। कुछ ना कुछ भजन कीर्तन या कोई क्लासिकल सिंगर वहां आया होता है। क्या बात है। और साल में एक बार वो लोग पूरा आयोजन भी करते हैं क्लासिकल सिंगिंग का। हर साल का है वो वहाँ, हर साल का है, बड़े बड़े लोग जाते हैं। हाँ, हाँ, तो ये है हमारा संकट मोचन। काल भैरव भी एक बहुत पुराना मंदिर है वहाँ। तुलसी मानस मंदिर है जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। अच्छा, हाँ, तुलसी मानस मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। और एक है दुर्गा कुंड पे दुर्गा टेम्पल, जो कि सब लोग जानते होंगे, जहाँ एक छोटा सा तालाब भी है, एक छोटा सा पॉन्ड, एक लेक है। अच्छा, वहाँ मंदिर के अंदर ही, नहीं सॉरी बाहर। तो ये बनारस के कुछ मंदिर हैं। अब आते हैं बनारस की खासियत पे। बनारस इकलौता शहर है जहाँ 3 घराने हैं। संगीत के नहीं, संगीत से जुड़े हुए ही हैं, अच्छा, पर 3 घराने हैं आर्ट के। पूरे विश्व में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ 3 घराने हो। पहला घराना कथक का, सब लोग जानते होंगे कथक घराना बनारस का, पंडित बिरजू महाराज। दूसरा घराना तबला का घराना, अच्छा, तबला घराना। और उसके सबसे फेमस जो तबला वादक रहे हैं वो पंडित किशन महाराज रहे हैं। अच्छा। और तीसरा घराना बनारस घराना, संगीत का, गाने बजाने, जिससे तो बहुत सिंगर निकले, क्लासिकल सिंगिंग का। हाँ, और उसका एक एग्जांपल अगर देखना हो तो पंडित छन्नू लाल को देखा जा सकता है। और मालिनी अवस्थी भी शायद वहीं से सीख के निकली है, हो सकता है वहां से सीखी हो। हाँ, नहीं मैंने एक बार ही आज तक मैंने लाइव म्यूजिक सुना है। अच्छा। और उसमें वो परफॉर्म कर रही थी और सुनंदा शर्मा थी। तो वो दोनों वहीं से ही है, बनारस से, क्योंकि वो कह रही थी हमारा घराना बनारस है, हमारा घराना। बिल्कुल, शायद शुजात खान का भी वही है, हो सकता है। बड़े बड़े लोग निकले हैं। हाँ, तो पंडित छन्नू लाल भी वहीं से हैं, छन्नू लाल मिश्रा। तो ये बनारस की खासियत। अब बनारस में कौन कौन लोग हुए, बहुत फेमस, बहुत सारे जो वर्ल्ड एक्नॉलेज्ड, मतलब जिनको वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है। चलिए शुरू करते हैं। नाम रविशंकर, सितार वादक। उनकी एक बेटी है बहुत फेमस, जो अब समझ गया मैं, बाहर है, अनुष्का शंकर उसका नाम है, जो अब फॉरेन में भी बहुत शोज करती, बल्कि फॉरेन में ही रहती हैं वो। हाँ, क्योंकि शायद उन्होंने बाहर की किसी औरत से शादी करी थी ना, ऐसा कुछ था, या वो उनके बाहर शिफ्ट हो गए थे शायद। अच्छा, पंडित रविशंकर शायद हो गए थे कुछ के, जैसे जाकिर हुसैन। हाँ, जाकिर हुसैन जैसे बाहर रहते हैं ऑलमोस्ट। तो रविशंकर, अब जो नाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। हाँ, वो शहनाई के भगवान कह लीजिए उनको आप। इन सब के ना छोटे छोटे लाइफ के स्टोरीज पे भी आएंगे थोड़ी देर में। पहले नाम देखते हैं। लक्ष्मीबाई का नाम कौन नहीं जानता, महारानी लक्ष्मीबाई। कबीर भी हैं। हाँ, कबीर बनारस के हैं। प्रेमचंद, अच्छा प्रेमचंद बनारस के हैं, मुझे लगता था मेरठ वगैरह की तरफ के होंगे। प्रेमचंद बनारस। क्या बात है। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बीएचयू बनाया, बीएचयू की नींव जिन्होंने रखी, बीएचयू का आइडिया जिनके मन में आया, वो पंडित मदन मोहन मालवीय। अच्छा, इन्होंने ऐसा कुछ करा था ना, एक राजा से जमीन ली थी और किसी नवाब से पैसे लिए थे। लखनऊ के नवाब से पैसे लिए थे और काशी महाराज से जमीन ली थी। अच्छा। काशी महाराज के पास जाके बोली कि मुझे एक पढ़ाई का संस्थान बनाना है, कुछ मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितनी जमीन चलकर नाप लेंगे वो आपकी। अच्छा, क्या बात है। तो पंडित जी सुबह से चलना शुरू किए। और अब देखो, अगर कोई आम आदमी होता तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता जाता और आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं आता। अच्छा, हाँ। पर पंडित जी जानते थे कि स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने सर्कल बनाया। वो सर्कल बनाया और वो सर्कल बहुत बड़ा बनाया। शायद वो सर्कल है
1400 एकड़ के करीब का सर्कल होगा। कितना? 1400 एकड़। अरे बाप रे। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये 65 एकर्स का है। हाँ 1400 1400 एकर्स। ऑलमोस्ट इसका 8-10 भी क्यों, 80 गुना, 80 गुना इसका। तो इतना चले वो सूर्यास्त तक, और हाथ उनके पीछे एक सैनिक चलता रहा जिसने आटे से उस जमीन को घेराबंदी करी, और वो जमीन काशी नरेश ने लिख दिया। तो अब जमीन तो हो गई, अब पैसा चाहिए था। हाँ तो वो नवाब के वहां गए, लखनऊ के नवाब के यहाँ गए, और उन्हें चिढ़ाया थोड़ा सा, उन्हें उंगली करी कि मुझे पैसे चाहिए। वो आसानी से नहीं मान रहा था। तो पंडित देख के उसने अपना एक जूती दे दिया पैर से निकाल कर कि ये जूती ले जाओ, बहुत महंगी बिकेगी। तो पंडित जी बहुत चालाक थे, वो बाजार में आए, बोले कि जी हुजूर। जूती उठाया वहां से, बाजार में आए, और ऐसे करके ऐसे हाथ ऊपर उठाकर जूती दिखाकर बाजार में चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि देखो तुम्हारे नवाब के पास देने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ जूती है। अच्छा। और सबको कहने लगे कि तुम्हारे नवाब के पास देने के लिए सिर्फ एक जूती है। अरे इतना गरीब हो गया तुम्हारा नवाब कि सिर्फ जूती दे सकता है। तो नवाब को ठेस लगी इस बात से, उसने बुलाया, बोला कि बताओ क्या चाहिए, बहुत कुछ है मेरे पास देने को। तो फिर पंडित जी ने मांगा, और शायद कहते हैं कि उसने अपना आधा वेल्थ दे दिया। अरे वाह, आधा कोष दे दिया कि ले जाओ बनवाओ। तो ऐसे पंडित जी ने बीएचयू बनाया है, और आज कौन नहीं जानता है बीएचयू को। अब तो बीएचयू में आईआईटी भी है। हाँ, तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय पूजनीय। बिरजू महाराज का जिक्र हमने कर ही लिया, किशन महाराज का जिक्र हमने कर ही लिया, कबीरदास, रविदास। हाँ रविदास भी बनारस के। जयशंकर प्रसाद, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं थोड़ा, जयशंकर प्रसाद कमायनी जिनकी बहुत फेमस है। अच्छा, अभी हाँ, कमायनी हाँ, पे भी आएंगे। तो अब छोटा 2-3 स्टोरीज में बताना चाहूंगा। पहले किताब का नाम तो ये वही किताब है जिसके अंदर की बातें मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो पहले किताब का नाम। किताब है आग और पानी। आग और पानी, व्योमेश शुक्ला की लिखी हुई किताब है। वो बनारस के ही रहने वाले हैं, ठीक है। असली बनारसी हैं। और मतलब कहते हैं ना, बनारस के रस में डूबा हुआ इंसान, अच्छा, एकदम घाट घाट का पानी पिया और सब कुछ जानने वाला। तो ऐसे आदमी है, और उन्होंने किताब लिखी है, तो जाहिर सी बात है कि बनारस के बहुत से किस्से ऐसे होंगे जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा, पढ़कर अच्छा लगेगा। हाँ, उसी किताब के कुछ किस्सों का जिक्र मैं यहाँ करूंगा। अभी लास्ट में मैंने जिक्र किया, जयशंकर प्रसाद एक बहुत बड़े हिंदी के कवि हुए, जिनकी किताब है कमायनी। कमायनी एक बहुत बड़ी सक्सेस है जयशंकर प्रसाद की। अच्छा। और प्रसाद के मरने के बाद उनके परिवार में जब बंटवारा होने लगा, अच्छा, कि किसका घर होगा, कितना, जब उनके अपने घर के उनके डिसेंडेंट्स ने बंटवारा करना शुरू किया, तो कमायनी पे झगड़ा आके रुक गया कि कमायनी किसकी होगी। क्योंकि कमायनी का जो मैन्युस्क्रिप्ट था, ओरिजिनल, उनके हाथ से लिखा हुआ प्रसाद जी के, वो उनके घर पे था। वो छीना झपटी में थोड़ा बहुत फटा भी, और झगड़ा हुआ कि किसका होगा। बाद में वो लोग चेतगंज थाने पे गए उस पुस्तिका को लेकर, मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर, और दरोगा ने फिर उनके हाथ से वो लिया, और फिर तब मामला शायद सेटल हुआ कि किसका होगा, किसके पास जाएगा। अब आज की डेट में वो मैन्युस्क्रिप्ट है भी कि खत्म हो गई, किसी को नहीं पता। म्यूजियम में होना चाहिए ना ऐसे किसी चीज का। तो बिल्कुल, ये व्योमेश शुक्ला अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि इतने बड़े बड़े धरोहर, और सरकार बिल्कुल ख्याल नहीं करती, ऐसे ही सड़ रहे हैं, वो अपने हाल पे मर रहे हैं। सही बात है ये तो। और सबसे मुझे सुन के जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे मेरे आंखों में आंसू आ गया। पता है वो क्या है? वो कह रहे थे कि बिस्मिल्लाह खां जिस कोठरी में रहते थे, उस कोठरी में दीवार पे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के सर्टिफिकेट्स टंगे हुए थे। अच्छा। और उन सर्टिफिकेट्स को दीमक खा गया। अरे, फैमिली वाले कुछ, इनफैक्ट उनकी चांदी की शहनाई घर में से चोरी हो गई, जिसको वो बजाया करते थे। अरे यार, ये सुन के मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ यार। अरे यार, दीमक खा गया भारत रत्न के सर्टिफिकेट को, चांदी की शहनाई चोरी हो जा रही है। कोई नहीं है देखने वाला, पूछने वाला। इतने बड़े रत्न हमारे देश के, तो ये तो हाल है इतने बड़े बड़े लोगों का, कोई कंसिडर नहीं कर रहा। क्या बात है यार, तो काफी खराब, बहुत बुरे हाल हैं भाई। एक पंडित किशन महाराज का बहुत रोचक किस्सा उस किताब में जो है, एक बार राजस्थान के कोई नेता थे या कोई राजा थे जिन्होंने पंडित किशन महाराज को बुलवाया था, ठीक है, शो करने के लिए। तो गिरजा देवी को गाना था और महाराज जी बजाना था, इनको तबला बजाना था। तो ये इतने अलग व्यक्तित्व के आदमी थे, मतलब बहुत सख्त और स्ट्रिक्ट कहते हैं ना जिसे, सेल्फ रेस्पेक्ट वाले। तो
नीचे बिछाया गया था गद्दा जहां तबला रखा था, इन्हें बैठ के बजाना था, और ऑडियंस के लिए कुर्सियां लगी थी, और जो राजा थे या मुझे ध्यान नहीं कि वो राजा थे या पॉलिटिशियन थे, वो कुर्सी पे बैठे थे और बाकी लोग कुर्सी पे। तो पंडित किशन महाराज उठ के खड़े हो गए और बोले कि ये नहीं होगा कि मैं जमीन पे बैठ के बजाऊं और लोग कुर्सी पे बैठ के सुने। अच्छा, ये तौहीन है तबले का भी और मेरा भी, कि सभी जमीन पे ही बैठेंगे या फिर मेरा जो स्टेज है वो इनसे ऊपर लगना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो वो जो राजा थे उन्होंने कहा कि देखिए मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, मैं नीचे तो नहीं बैठ सकता। तो महाराज जी बोले कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो ऑडियंस नीचे बैठेगी और आप सबसे पीछे जाकर बैठेंगे कुर्सी पे, और तभी मैं नीचे बैठूंगा। और यही हुआ, सारी कुर्सियां हटवाई गई, सारे लोग नीचे बैठे और राजा साहब सबसे पीछे जाकर कुर्सी पे बैठे, और तब महाराज जी ने तबला बजाना शुरू किया। क्या बात है। हाँ और तब गिरजा देवी ने गाना शुरू किया। तो ये थे पंडित किशन महाराज। और व्योमेश शुक्ला अपनी किताब में कहते हैं कि पंडित किशन महाराज इकलौते ऐसे तबला वादक थे जिनके तबला में आपको कर्कश आवाज सुनाई देगी, मतलब स्वीट नहीं बजाते थे वो। इसकी टेक्निकलिटीज उन्होंने समझाई है किताब में, पर वो कहते हैं कि एक होता है तबला स्वीट बजाते हैं, मतलब तबला सुन के आपके कान को आराम पहुंचेगा, पर पंडित किशन महाराज का जो तरीका था बजाने का वो बहुत अलग था। मतलब आज तक वैसा तबला वादक कोई नहीं हुआ जो तबले को इस तरह से बजाता हो, बिल्कुल डिफरेंटली बजाते थे वो तबले को। रुद्र अवतार कहते हैं कि उनको देख के ही, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी को देख के ही लगता है कि वो शिव के अवतार हैं। बाल कंधे तक, अच्छा, मुंह बड़ा सा, यहाँ एक गोल टीका, और काली लुंगी और काला वो पहन लेते थे। अब सोचो तुम, काली लुंगी, काला शर्ट, सफेद बाल कंधे तक लटक रहे हो और माथे पे काला टीका हो, तो वो इंसान देखने में कैसा लगेगा। अच्छा, तो देखने में बहुत भयावह लगते भी थे, और तबला बजाने का भी अंदाज बहुत स्ट्रांग था उनका, बहुत अजीब बजाते थे। कहते हैं कि आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया उनके उस स्टाइल को। तो ये पंडित किशन महाराज थे। और क्या बताऊं मैं, और एक जगह है बहुत फेमस है चौक नाम से बनारस में, उस चौराहे का नाम ही चौक है। वैसे तो हर शहर में चौक होते हैं, हाँ, पर वहां का नाम है चौक। अच्छा, चौक का पर नाम नहीं कुछ भी। नहीं, नाम नहीं है, उसको चौक कहते हैं। क्या बात। और वो चौक अपने आप में इतना फेमस है और इतना खास है। क्या खास है उस चौक के बारे में? 4 पुरुषार्थ माने गए हैं हिंदू धर्म में, अच्छा, धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ। ठीक है। उस चौक से इन चारों की तरफ रास्ते जाते हैं। मतलब चौक पे 4 रास्ते निकलते हैं। चौक से जो एक रास्ता जाता है वो काशी विश्वनाथ जाता है, अच्छा, यानी धर्म की तरफ जाता है। ठीक है। एक रास्ता मणिकर्णिका की तरफ जाता है, अच्छा, यानी मोक्ष की तरफ जाता है। एक रास्ता दालमंडी बाजार की तरफ जाता है, यानी अर्थ की तरफ जाता है। और एक रास्ता उस रास्ते पे जाता है जहां बहुत सारे पहले कोठे हुआ करते थे, अच्छा, जहां काम की तरफ बहुत सारे कोठे जहां हुआ करते थे। तो चौक से 4 रास्ते निकलते, इसलिए कहते हैं कि चौक अपने तरह का अनूठा एक चौक है। क्या? वहां से चारों पुरुषार्थ के रास्ते खुलते हैं, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। और वो जो कोठे वाला रास्ता है ना, हाँ, तो उस किताब में उन्होंने तवायफ शब्द का यूज किया है। जो नाचने बजाने और गाने वाली स्त्रियां होती थी, तो तवायफ शब्द का यूज किया है। और उन्होंने बहुत इज्जत बख्शी है उस शब्द को। कहा है कि पहले के जमाने में बड़े बड़े घर के लोग कोठे पे, तूने मुझसे ये बात बताई थी पहले, मुझे याद आ रहा है, कोठे पे तहजीब सीखने जाते थे। राजा, छोटे छोटे नवाब होते थे, नवाब राजा के घर के लड़के, बड़े बिजनेसमैन वाले लोग होते थे, उनको अपने बच्चों को कोठे पे भेजते थे या अपने साथ लेके जाते थे बाप, कि 3-4 घंटा बैठा करो, थोड़ी उर्दू आएगी, तहजीब आएगी, कैसे पेश आते हैं किसी के सामने, कैसे बात करते हैं, ये तहजीब सिखाने के लिए भेजते थे कोठे पे। कुछ शेर सीखोगे, कुछ सीखोगे। और पता है, इससे भी मतलब उसको तो मैं नॉस्टैल्जिया कहूंगा या क्या कहूंगा, जिक्र कर रहे थे कि लोग बताते हैं, जो पंडित किशन महाराज के समय के लोग हैं वो बताते हैं कि एक बहुत बड़ी तवायफ हुआ करती थी उस इलाके में, जिनका नाम कुछ बाई था, मैं भूल रहा हूँ नाम, अक्सर नाम के आगे बाई लगाते हैं वो। तो एक्स बाई सपोज, तो एक्स बाई वहां गाती थी, और वहां से अगले मतलब 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पंडित किशन महाराज का घर था। तो रात को 2 बजे रात का कोई राग गाती थी वो, और पंडित किशन महाराज 4 किलोमीटर दूर अपने घर पे बैठ के उस पे तबला बजाते थे, और इतनी शांति होती थी, शहर भर के लोग सुनते थे भाई। मतलब इंजन वाली गाड़ियां तो होती नहीं थी तब, किशोर होगा, तो रात को बिल्कुल सन्नाटा है, और वहां कोठे पे बाई गाना गा रही है रात का कोई राग, और उस राग पे पंडित जी तबला बजा रहे हैं। क्या बात। और लोग सुन रहे हैं, कितना मेस्मराइजिंग है ना ये। क्या बात। आज पॉसिबल नहीं है ये। पर मजेदार ये कि वो जब गाना शुरू करते थे तो पंडित जी अपना तबला बजाना शुरू करते थे। क्या
और दोनों साथ साथ बजाते थे और गाते थे और अंत करते थे साथ में। तो ये कुछ कहानियां थी। हाँ, दो चीज और रह रही है, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। संकट मोचन मंदिर के जो महंत हैं वो अपने आप में बहुत अलग, जैसे लोग कहते हैं ना कि जो लोग धार्मिक होते हैं या धर्म गुरु होते हैं वो विज्ञान से चिढ़ते हैं, हाँ, या जो बहुत कॉमन भी या है। जो वैज्ञानिक होते हैं वो धर्म को नहीं मानते। हाँ दोनों में हमेशा वो रहता है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, नहीं मानते एक दूसरे को, असमंजस के लिए असहमति रहती है, कह रहती है। पर ये एक एक्सेप्शनल केस है कि संकट मोचन के महंत जो थे वीरभद्र मिश्र, पंडित वीरभद्र मिश्र, वो आईआईटी बीएचयू में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी थे अरे वाह, और संकट मोचन के महंत भी थे। तो धर्म के भी ज्ञाता और साइंस के भी ज्ञाता। अभी आज की डेट में एट प्रेजेंट जो महंत हैं, अच्छा, विश्वंभर नाथ मिश्र, वो भी आईआईटी बीएचयू में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। अरे वाह, और संकट मोचन के महंत भी हैं। क्या बात है। तो साइंस के भी और धर्म के भी, तो ये खास बात है। और भी ऐसे बहुत किस्से अगर आपको जानने हैं बनारस के बारे में, ये तो मैंने शायद 5% उस किताब का बताया है। हाँ। और भी अगर बहुत इंटरेस्टिंग आपको जानना हो, हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातें, तो आप आग और पानी व्योमेश शुक्ला की किताब जरूर पढ़ें। बस मेरी तरफ से इतना ही। तो अब आदित्य भाई ने अपना क्या कहते हैं वाराणसी कर दिया बनारस। हाँ, क्योंकि इनकी हिस्ट्री वहाँ से जुड़ी हुई है, बहुत साल इन्होंने काटे अपने जीवन के वहाँ पे। हाँ, और इसी बात पे एक छोटी सी बात, क्या? बनारस के बारे में कहते हैं कि अगर आप बनारस में रह के आए हैं तो आप बनारस से निकल जाते हैं, पर बनारस आप में से कभी नहीं निकलता। हाँ चलो, तो ऐसे ही हमारा जो शहर है उसका नाम है दिल्ली, ठीक है। तो भाई हमने भी थोड़ी सी ओनरशिप ले रखी है दिल्ली की, हमारा भी मालिकाना हक है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि दिल्ली है क्या। तो दिल्ली पुराना मतलब 5-6 हजार, एग्जैक्टली, बहुत पुराना। और दिल्ली की एक कमाल बात है, बनता है, बिखरता है, फिर बनता है, अपने आप को रिइन्वेंट करता रहता है। और दिल्ली के पहले नाम रह चुके इंद्रप्रस्थ कहते थे, दिल्ली, फिर डलहाई, फिर पता नहीं अब तो दिल्ली हो गया। दिल्ली का मतलब बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं दिल से आया है दिल्ली, क्योंकि दिल वालों की दिल्ली, दिल की वाली जगह पे है, पर इतना नहीं इसको मानते हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली आया है दहलीज से। अच्छा, कि ये बाउंड्री था मुगल एम्पायर का, स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था। तो दहलीज दो उसके लिए यूज होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो नींव, जो जैसे ये दहलीज जो होती है ना, जो गेट होता है उसके जो अराउंड बिम लगे होते हैं, दहलीज, हाँ, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो घर को दीवार को टिका के रखता है। सही तो वो उसके लिए यूज होता था। वहां से आए शायद ये नाम कि हम दिल्ली से हैं, मुगल एम्पायर के स्ट्रॉन्ग होल्ड से। बड़ा शहर है ना। तो एक तो ये बात है दिल्ली की। अच्छा, पर दिल्ली का असली नाम जो एक और है वो पुराना, वो है शाहजहानाबाद। जिसका मतलब ये है जैसे शाहजहां ने आबाद करा हो, तो शाहजहान आबाद, ठीक है। अच्छा, अब मैं जिस किताब की बात करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है बिलव्ड दिल्ली, मेरी प्यारी दिल्ली। और ये किताब लिखी है सैफ महमूद ने। अब सैफ महमूद के बारे में एक अच्छी कह लीजिए, मुझे लगा है बात, ये शायर नहीं है, ना ही राइटर है सही से, ये लवर है, ये शायरी से प्यार करते हैं। अच्छा, तो इनकी जो ये किताब भी है, ये सिर्फ एक लव लेटर की तरह है दिल्ली के शायरों को। और ये सब नहीं है कि इसकी शायरी को क्रिटिक करूंगा मैं, नहीं, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में ऐसे ऐसे शायर बीते हैं और उनकी ये सब हिस्ट्री रही है, छोटी छोटी कहानियां और किस्से। अच्छा, अब एक और बात बताते हैं आपको दिल्ली की, कि दिल्ली में पांडवों की भी हिस्ट्री रही है, आपको पता है? यमुना के किनारे एक छोटा मंदिर है शिव का, कहते हैं कि वो पांडवों ने बनाया, तो लोग जाते हैं आज भी वहाँ पे। और दिल्ली में हर, और क्या बताऊँ आपको शहर के बारे में, दुर्भाग्यवश मैं नहीं गया वहाँ। अच्छा, हाँ, मैं भी नहीं गया। अच्छा, हाँ, चलो। अच्छा, एक और दिल्ली के साथ एक बहुत अजीब कोइंसिडेंस है कि जिस दिन मेरा बर्थडे आता है 22 मार्च, उसी दिन नादिर शाह इंडिया आया था और उसने दिल्ली में मैसेकर करा था मेरे बर्थडे वाले दिन ही। अरे बस 19वीं शताब्दी में करा था उसने, मैं थोड़ा लेट हो गया। तुम उस दिन पैदा हुए इन सब का बदला लेने के लिए। वही कह ढा दिया हमने भी दिल्ली पे आके। अच्छा, तो अब इस किताब को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो ये होगा कि एक स्मॉल इंसाइक्लोपीडिया है दिल्ली की शायरी का। बिल्कुल। और इसमें कौन कौन शायर हैं, तो
टाइमलाइन से चलते हम, पहला आता है मीर आते हैं, फिर सौदा, मोमिन, ज़ौक, गालिब, दाग और फिर आते हैं बहादुर शाह जफर। बढ़िया। ये सब दिल्ली के प्रोमिनेंट शायर हैं और इन्होंने कल्चर पे क्या इफेक्ट डाला उसके ऊपर है किताब। अच्छा, एक और बात यहाँ पे निकल के आती है इस किताब से कि दिल्ली की शायरी और लखनऊ की शायरी में फ़र्क है। लखनऊ की शायरी बहुत फारसी उस पर इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा फारसी और अरबी का, फारसी मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है। दिल्ली की शायरी बहुत ज़्यादा उर्दू है, बहुत ज़्यादा हिंदी उर्दू रेखता में है वो, बहुत ज़्यादा। और इसी के ऊपर, क्योंकि मीर को आपने बात सुनी होगी, मीर के लिए मीर को खुदाए सुखन कहते हैं। खुदाए सुखन, बिल्कुल, मतलब गॉड ऑफ पोएट्री। गॉड ऑफ पोएट्री उनके लिए एक बहुत फेमस बात है कि उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। पहली बात तो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया सही से उस आर्ट फॉर्म का ही, और फिर उर्दू को इंट्रोड्यूस कराया। और एक बहुत लाइन कही जाती है उनके लिए कि वो दिल्ली के किले से, अच्छा लाल किले को हम तो लाल किला कहते हैं और लाल किला अंग्रेजों ने नाम दिया है, रेड फोर्ट। एक्चुअली में मुगलों के टाइम पे उसे किला ए मौला कहते थे। किला ए मौला, किला ए मौला, मौला का किला। हाँ, मतलब गॉड का, मतलब जहाँ पे इंसाफ मिलेगा, तो किला ए मौला। वहाँ से उठा के दिल्ली को, दिल्ली के किला ए मौला से उठा के उर्दू को या रेख्ता को वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे ले आए। हाँ, जामा तो वो रेख्ता बन गई शायरी वाली। और उन्होंने शायद, उनका ही शेर है ना कि अगर कोई ये कहता हो कि फारसी ही शायरी बना सकती है, तो कोई मेरी शायरी पढ़ा उन्होंने, ऐसा कुछ है ना? ये गालिब का है, इनका है, किसी एक का है। अच्छा, हम कुछ एग्जांपल भी पढ़ेंगे इसमें से जो अच्छी शायरी मुझे मिली। अच्छा, अब कुछ कहानियां आ जाते हैं। पहले हम तो मीर के ऊपर, तो मीर के बारे में बहुत मस्त बढ़िया कहानी है कि तुगलक के टाइम पे भी थे मीर बिल्कुल उस टाइम पे थे जब नादिर शाह वगैरह आए थे। दिल्ली बर्बाद हो रही है और मीर वहाँ बैठे हैं बीच में, और मीर ने बार बार दिल्ली से भागने की कोशिश भी करी थी। अच्छा, ये काम नहीं था, पर उन सक्सेसफुल रह नहीं पाए, क्योंकि वो बाहर जाके भी यही कहते रहते थे कि इससे बढ़िया तो मैं दिल्ली में ही था, बर्बाद था हमारा शहर, पर मज़ा तो आता था रोज़। तो मीर की कहानी हो गई। गालिब की बड़ी मज़ेदार, क्योंकि गालिब को हम हमेशा समझे ना कि शराबी है और दिल फेंक है। हाँ, दिल फेंक है। हाँ, दिल फेंक है। पर गालिब बहुत वैसे भी थे, नास्तिक टाइप भी थे। एक बहुत मशहूर कहानी उनके बारे में कि वो रमज़ान के महीने में जो अभी चल रहा है, उसमें अपने छत पे कमरे में बंद होके जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे हैं, चौसड़ खेलते थे वो यूजुअली। तो एकदम उनके एक दोस्त आए, मौलवी साहब, वो उनसे कहते हैं कि गालिब, हमने तो सुना था कि रमज़ान के महीने में सारे शैतान कैद हो जाते हैं। तो गालिब भाई वही जवाब देते हैं कि हाँ, सारे शैतान कैद हो जाते हैं और वो इस कोठरी में कैद होते हैं। ऐसे ही 1857 का जब गदर हुआ था, तो दिल्ली में मुस्लिमों को बहुत मारा जा रहा था अंग्रेज सरकार द्वारा। ये उनको था कि मुस्लिमों का ही ज़्यादातर हाथ है इसमें, गदर में। अच्छा, ठीक है, रिबेल में। तो गालिब भी इसमें आए थे लाइन में, तो उनको भी उठा लिया कि तुम भी बताओ। तो वो जो कर्नल थे, जो उनसे पूछ रहे थे कि बताओ गालिब, तुम थे कि नहीं थे, तो उन्होंने गालिब से पहले सवाल करा कि गालिब तुम मुस्लिम हो? तो गालिब ने कहा आधा मुसलमान हूँ। कहता आधा मुसलमान क्या होता है? कहता जी शराब पीता हूँ पर सुअर नहीं खाता, तो आधा मुस्लिम हूँ। तो ऐसे ऐसे गालिब के किस्से हैं। पर वहीं गालिब की ऐसी शायरी आती है कि तुम पढ़ के बोलोगे कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ब्रॉड रेंज है गालिब। हाँ, और गालिब का वो भी समझ आता है कि गालिब भगवान को कैसे देखता था, क्योंकि गालिब का एक जिंदगी भर ना एक कोर्ट केस चला था, जहाँ हमें कम पता है। गालिब ने कोर्ट बहुत देखा है, मतलब उसने कानून से बहुत डील करा है, क्योंकि उनको पेंशन मिलनी होती थी। अंग्रेज सरकार द्वारा फिक्स था कि राजाओं के या फिर नवाबों के बच्चों को कुछ पर्टिकुलर 1000 रुपए या इतना 100 रुपए महीना मिलेगा। आज भी शायद लखनऊ में ये चलन है। हाँ, ये भारत सरकार नहीं, इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया था शायद। अच्छा, बंद कर दिया है? हाँ, गवर्नमेंट द्वारा जो पैसे इन्हें मिलते थे, इसलिए अब ये होटल वगैरह बना ली ना इन्होंने अपने महलों के। अच्छा। पहले इन्हें मिलता था, वो रॉयल्टी मिलती थी ना, जो भी रॉयल्टी कहते हैं, प्रिंसली जो भी इन्हें, वो लास्ट में तो बहुत कम हो गया था शायद, 15 रुपए 20 रुपए ऐसे हो गया था लास्ट में। हाँ। और इंदिरा गांधी ने शायद बंद ही कर दिया था फिर, कि सब बराबर का जब नारा आया था तो उसमें बंद कर दिया था शायद मैं शायद कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो गालिब को कुछ एक्साइज होता था, कुछ 132 रुपए मिलने थे हर महीने के, पर 62 रुपए मिलते थे, 62 मिलते थे। अच्छा। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट केस लड़ा था बहुत बड़ा। कभी दिल्ली में लड़ते थे, फिर कोलकाता जाना पड़ा। जब इन्हें कोलकाता जाना पड़ा तो ये मेरठ गए, फिर बनारस गए, फिर बनारस में तो रुक ही गए, 1 महीना रुक गए। 1 महीना रुक गए, प्यार हो गया इन्हें तो बनारस से ही, कहने लगे काबा है हिंद है। तो
इससे बढ़िया तो जगह ही नहीं कोई। फिर कलकत्ता गए, कलकत्ता जाके हार ही हाथ मिली, नहीं जीते केस। फिर बुढ़ापे में वापस आना हुआ। जब वापस आए तो पता चला कि एक बेटा इन्होंने गोद लिया था, वो 16-17 की उम्र में मर गया। अरे तो बुढ़ापे में भी इनकी एक प्रेमिका भी हुई करती थी नवाब चांद, वो भी मर गई थी जवानी में ही। हाँ, और इनका अपनी बीवी के साथ बहुत वो था कि ये बहुत खूबसूरत थे दिखने में, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत शायरी बात थे, और इनकी भी बड़ी घरेलू थी। अच्छा। तो इनका फैमिली में भी, फैमिली के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहा था, और बच्चे भी नहीं हुए इन्हें कभी भी, होते थे मर जाते थे। तो ऐसी सब कहानियां हैं गालिब के बारे में। ज़ौक के बारे में है कि ज़ौक और गालिब के बीच में बैटल हुआ था, राइवल थे बहुत अच्छे। पर ज़ौक को बहुत रिस्पेक्ट भी करता था गालिब, कुछ हद तक कि चलो है तो राजा का ही नौकर, तो करना पड़ता। जैसे एक वो कहानी है ना कि ज़ौक जा रहे हैं रथ पे, तो उन्हें देख के कह देते हैं कि हुआ है शह का मुसाहिब फिर है इतराता। तो फिर बहादुर शाह जफर बुला लेते कि भाई साहब क्या बात है, तुम्हें चैन नहीं पड़ता है? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी गजल पढ़ रहा था। जेब में से खाली कागज निकालते हैं, पूरी गजल पढ़ देते हैं कि बात बात पे कहते हो कि तू क्या है, आप ही बताइए अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वही खड़े खड़े बनाते हैं नहीं? पूरी, हाँ, वही गजल बना देते हैं। और फिर आखिरी में वो मतलब डाल देते हैं कि हुआ है शह का मुजाहिब फिर है इतराता, वगरना इस शहर में गालिब तेरी आबरू क्या है। तो ये सब कैसे चलते थे। एक और बड़ी मज़ेदार बात पता चली तो मुझे इस किताब के द्वारा, कि तुम हम सब ने बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल। एक तो ये बात है कि बहादुर शाह जफर को कभी भी राजा बनना ही नहीं था। ना उनके पिताजी चाहते थे, ना उनका बनना बनता था, पर उन्हें बनना पड़ गया क्योंकि उनके भाई का मर्डर हो गया था, या उनके भाई मर गए थे, उनके भाई को देश निकाला मिल गया था अंग्रेजों से। एक चीज़ हुई थी। और जब तक वो आए थे ना राज में, तब तक मुगल एम्परर की कुछ औकात नहीं छोड़ी थी अंग्रेज सरकार ने। तब मुगल एम्परर होने का मतलब ये था कि बहादुर शाह जफर को ना अपने मोहल्ले में घूमने के लिए, अपने राज्य में जाने के लिए, अगर बहादुर शाह जफर को बाहर निकलना है किले से और चांदनी चौक देख के आना है, या फिर बल्ली मारा देखना है, तो अंग्रेज सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी एक दिन पहले कि मैं क्या घूमने जा सकता हूँ। बुरे हाल थे। फिर वो परमिट करते थे कि क्या मैं दरगाह पे जा सकता हूँ निजामुद्दीन औलिया की। फिर वो परमिट करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। हाँ, फिर वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पर स्टिल उन्हें जिले इलाही कहते थे, या जिले सुबहानी कहते थे शायद। जिले इलाही तो शायद अकबर को कहते थे। हाँ, इन्हें शायद जिले सुबहानी कहते थे। हाँ, तब भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी क्योंकि बहुत बेचारे थे नहीं, तो फिर भी बहुत कूल रहते थे क्योंकि अब कुछ करने को था नहीं ना, ज्यादा राजपाट तो चलाना नहीं है, तो शायरी करते थे। सही बात। पर एक बात है कि बहादुर शाह जफर की शायरी को ना इतना ऊपर नहीं मानते लोग। मैंने उस किताब में पढ़ा कि बहादुर शाह जफर को लोग शायरों में नहीं मानते। इवन एक किस्सा हुआ था, शबाना आजमी मॉस्को में थी, अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो वहाँ पे उन्हें फैज़ अहमद फैज़ मिल गए। अच्छा। तो शबाना आजमी उन्हें कहने लगी मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, मैं आपको बहुत मानती हूँ, ये वो। तो अब बेटी वो कैफ़ी आजमी की है। सही बात है। तो फैज़ साहब ने कहा कि अच्छा क्या मानती हूँ, तो शबाना ने कहा अरे मैंने आपकी खूब गज़लें पढ़ी हैं, शेर पढ़े हैं। तो शबाना आजमी पहला शेर पढ़ती हैं, तो कहते हैं मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, किसका है? गालिब का है। अच्छा, वो बताते हैं। हाँ, फैज़ साहब कहते हैं मेरा शेर नहीं है, गालिब का है। कह रहे अच्छा रुको, फिर दूसरा बताते हैं। कहते हैं मैडम पहले वाला ठीक था, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप बहादुर शाह जफर का शेर पढ़ के बोलेंगे कि मैंने लिखा है। अच्छा। और फिर उन्होंने डांटा कि तुम्हारे पापा तुम्हारी उर्दू पे ध्यान नहीं देते हैं कि तुम्हें, और फिर उन्होंने वहीं पे उन्हें गजल लिख के दी अपने हाथ से और पढ़ने के लिए बोला। तो फिर उन्हें पता चला कि इन्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती ढंग से, तो फिर वो और गुस्सा हो गए कि तुम्हारे पापा तुम्हें सिखाते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, बोलूँगा। अच्छा, मतलब उन्होंने इसलिए कहा कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि गालिब की शायरी फिर भी अच्छी रही होगी। हाँ, बहादुर शाह जफर के बराबर उससे तो बहुत बढ़िया, वो तो उससे तो बढ़िया मैं ही लिख लेता हूँ, बहुत बढ़िया लिखता हूँ उससे तो ये है। और एक और चीज मेरे को इससे पता चली कि ना बड़े बड़े शायर होते थे ना, तो अब कमाना तो है, फिर शायरी करके घर नहीं चलता ना मुशायरों में बैठ के। तो ये ना उस पे चलते थे पेट्रनेज पे। जैसे तू एक बड़ा बिजनेसमैन है, तो तू ना कुछ शायरों को हर महीने की एक सैलरी बांध देगा एज अ पेट्रनेज कि तुम काम करो, तुम्हारे ये 50 रुपए का खर्चा मेरा ऐसे ही, मतलब जाओ कभी कभी परफॉर्म कर देना, सुन लेंगे आके, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। तो हर राजा होता था ना, वो भी ऐसे पेट्रनेज सेट करता था बहुत बहुत शायरों की। उसके बदले में वो क्या करते थे कि अब हर राजा को बनना होता था शायर अपने आप में कि भैया इमेज बनानी है ना, हम तो लिटरेचर भी करते हैं, हम तो लड़ाई में भी योद्धा भी हैं। तो वो अपनी गजल लिखते थे राजा लोग और इनको सरका देते थे कि ठीक कर दो,
ठीक कर दो। पर कहते हैं कि ऑलमोस्ट शायरी लिखते थे, वो खुद कुछ नहीं लिख पाते थे। जैसे आजकल भी कुछ लोग जो अपने आप को राजा मानते हैं वो अपने ऊपर किताब लिखते हैं ना, अपनी शायरी की किताब, ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं। अपनी शायरी की किताब भी छपाते हैं ना, फिर वो ट्रांसलेट भी होती है गुजराती से हिंदी में। हाँ, तो पता नहीं शायद वो भी खुद लिखा है या किसी और से लिखा है। हाँ, वो भी फोन होता होगा कहीं पे कि ठीक कर दो, एडिटेड जिसका नाम है। बाकी कौन राजा है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब होता था। तो ये बड़े अजीब किस्से हैं। गालिब के तो अनगिनत किस्से हैं। हाँ, और क्या बताऊं। अच्छा हाँ, एक और कमाल बात, जो दाग है ना, दाग दाग दहलवी, दहलवी। उनको बड़ा बिगड़ैल शायर मानते थे। क्यों? उनकी मम्मी की बहुत अजीब कहानियां है। उनकी मम्मी तवायफ थी, मान लीजिए, गाना वाना गाती थी। तो उन्होंने पहले एक अंग्रेज से शादी करी। अच्छा। वो अंग्रेज मर गया, उससे एक बच्चा हुआ, वो दाग नहीं है। अच्छा। फिर उनकी माताजी ने दूसरी शादी करी दिल्ली में। वो आदमी 2-3 साल में उसका भी मर्डर हो गया। फिर उनकी माताजी गई रामपुर, अच्छा, वहां शादी करी, वो भी मर गया। दाग कौन है? दाग कहाँ से आया फिर? दाग रामपुर में हुआ। अच्छा, रामपुर वाला दाग। रामपुर वाले से हुआ दाग। फिर उनकी माताजी वापस दिल्ली। उस बार उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, और हो गया मेरा। अपना कमाती थी थोड़ा बहुत इधर उधर से, बाकी पतियों के मतलब जो मर गए उनकी तरफ से जो आता था आ जाता था। अंग्रेज वाली की तरफ से हेल्प नहीं आती थी कुछ भी, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता था। एंग्लो इंडियंस को एंग्लो नहीं मानते थे, वो इंग्लैंड का नहीं मानते थे। उन बेचारों के साथ बहुत नाइंसाफी करते थे वो। तो उन्हें वहां से तो कुछ हेल्प नहीं मिलती थी, तो अपना थोड़ा बहुत गाँव आके जो भी कमा लेती थी। तो इस वजह से बहुत बिगड़ैल थे दाग। पर अब जब 12-13 साल की हुई ना दाग, तो बहादुर शाह जफर का बेटा, उसे दाग की मम्मी पसंद आ गई, तो चौथी शादी उनसे कर ली। तो अब दाग को मिला एकदम से राजाओं वाला ट्रीटमेंट। लाल किले में कमरा मिल गया, लाल किले में जगह मिल गई, जहाँ मुगलों के बच्चे पढ़ रहे थे वहां पे वो पढ़े। एकदम से मोमिन वगैरह में बैठने को मिल गया। तो इसलिए उन्हें बड़ा बिगड़ैल माना जाता है कि इन्होंने खुद कुछ शायरी नहीं बनाई अपनी अच्छी, ये तो ऐसे ही राजा जी की उससे मिल गई। फ्लो में चलते रहे। फिर जब वो मर गए, वो भी मर गए। अच्छा, चौथे वाले भी मर गए। ये कोई मूवी की स्टोरी है, 7 खून माफ शायद। हाँ, हो सकता है। ऐसा ही। हाँ, पर वो तो मारती है ना। हाँ, वो मारती है, ये मर रहे हैं, ये अपने आप मर रहे हैं। खुद ही मर रहे हैं। फिर चौथी के बाद उन्होंने शादी नहीं करी, फिर उनकी भी डेथ हो गई खुद। फिर दाग उससे सैडनेस में लिखने लगे और वो सब। तो इसलिए अच्छा, और मुझे कुछ किस्सा याद आया इंटरेस्टिंग, तो मैं बताता हूँ। बाकी मैंने और क्या लिखा है। अच्छा हाँ, एक और रीज़न, अगर कोई मुझसे पूछे कि किताब क्यों पढ़नी चाहिए, इसका एक बहुत अच्छा रीज़न ये है कि आपको हर शायर की कब्र और उसके घर का एड्रेस मिलता है। क्या बात? एड्रेस इन द सेंस कि इस गली से यहाँ जाओगे तो इधर की तरफ मिलेगा। तो आप उन सब की एक बार कब्र विजिट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हर कब्र या तो गायब हो गई है ही नहीं, उसके ऊपर घर बन गए हैं, या फिर वहाँ पे झुग्गी है, बिल्कुल स्लम है, और बीच में कहीं पे एक जगह कब्र है। उन्हें वहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता है कौन है। वो भी गंदगी वहाँ होगी। कोई ध्यान नहीं रखता। आर्कोलॉजी वालों ने तो हाथ झाड़ रखे। इवन गालिब की कब्र पे भी कुछ है नहीं, सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी, कोई देख रेख नहीं है, बस ऐसी ही है। तो ये हाल है हमारे यहाँ पे। अच्छा, एक और बात, बहादुर शाह जफर जब उनको रंगून भेज दिया था ना, बर्मा, तो उनको जेल हुई वहाँ पे, और वो जेल में मर गए। कहते थे कि एक शेर भी है ना उसका इनके लिए कि हम अब याद थोड़ी ना आएगा, क्योंकि अब याद करना है तो अब याद तो आएगा अरे नहीं। यार हाँ, एक शेर था भाई। अब छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। एक ही बहादुर शाह जफर का प्रोमिनेंट शेर है और वही याद नहीं आ रहा है। चलो वही ना। अच्छा, अब हाँ, तो उनके मरने के बाद ना जेल में उनको बड़ा अज्ञात तरीके से दफना दिया गया, और दिल्ली में बहुत बाद में बताया गया कि उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो क्योंकि हंगामा हो सकता था ना, तो उनको ऐसे ही वहां पे गाड़ दिया। उनकी फैमिली को भी जेल से बाहर निकलते थोड़ी देर। तो जहाँ उनकी कब्र थी ना, उस जगह को बर्मा के मुस्लिम लोगों ने श्राइन बना लिया, और वो बहादुर शाह जफर को एक सूफी संत मानते हैं अपने वहाँ का। अच्छा। और दरगाह की तरह ट्रीट करते हैं, तो जाके माथा वगैरह लगाते हैं। और बहुत साल बाद, दाग के मरने के बहुत साल बाद, एक गटर लाइन खुद रही थी, उसमें दाग की बॉडी पार्ट्स मिले थे बाकी। अच्छा, जो श्राइन से कुछ मीटर ही दूर थे, शायद 15-20 मीटर दूर थे बस।
तो ये कुछ कहानियाँ हैं। और अगर ये किताब पढ़ने का एक और रीज़न है कि आप जब पढ़ लेंगे ना, तो आप जब पुरानी दिल्ली घूमेंगे तो आप हर जगह देख के बोलेंगे अच्छा ये पता है यहाँ पे कौन रहता था और यहाँ पे ये हुआ था और वो हुआ था। तो पूरा एक माइंड मैप बन जाएगा। हाँ 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 एक्सप्लोर करने में और हेल्प करता है, क्योंकि फिर आप हिस्टोरिकली एक्सप्लोर करते हैं पूरे शहर को। और अगर आप दिल्ली गए तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, या फिर अगर आपको कुछ भी रिलेशन है दिल्ली से, ऐसे भी पढ़ना चाहिए। अगर आप एक बार आए हैं, रहे हैं दिल्ली में, कभी पुरानी दिल्ली घूमे तो ज़रूर पढ़ो। और दिल्ली जितना हिस्टोरिकल शहर, उसके बारे में जानना तो बनता ही है। हाँ और देखा जाए दिल्ली बहुत हिस्टोरिकल है, वाराणसी टाइप हिस्टोरिकल बहुत हिस्टोरिकल। तो उसको कंपैरिजन भी, एक तो भगवान के लिए, अब ये पर्सनल दिल्ली वाला हो गया आ गया, ये दिल्ली को गुड़गांव से कंपेयर नहीं करते नहीं। गुड़गांव कुछ साल पुराना ही है, दिल्ली बहुत साल पुराना, बहुत हजारों साल पहले, जितने साल पहले शायद लास्ट बर्बाद हुआ था ना दिल्ली, उतना पुराना भी नहीं है गुड़गांव। तो सही में नहीं। हाँ, दिल्ली को कंपेयर करो वाराणसी से, रामपुर से, लखनऊ से, है ना, ये सब जगह है ना। तो बस यही मेरे हिसाब से बस एक क्रिटिक है इस किताब के लिए। जिस किताब में शायरी लिखी हुई है बीच बीच में हर जगह, तो शायरी इंग्लिश में लिखी हुई है, मतलब वही कि पढ़ेंगे तो हिंदी है, पर स्क्रिप्ट है ना जो लिपि इंग्लिश का है। हाँ, लिपि है ना वो रोमन है। अगर उसे देवनागरी में लिख देते ना ज्यादा तो आसानी होती, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में कुछ वर्ड्स फंस जाते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आ पाती, और फ्लो भी नहीं बनता ना पढ़ने में। हाँ, क्योंकि हिंदी अगर पढ़नी आती है ना तो फिर आप सही प्रोनाउंस करोगे, बिल्कुल, है ना। अगर आम है तो आम ही है, गलत नहीं प्रोनाउंस कर सकते ना उसे। इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं ये साइलेंट है कि नहीं है, अब ये अपोस्ट्रोफी कहाँ लगी है, ये वो बड़ा वो प्रॉब्लम। जंग अगर लिखा है JUNG, हाँ, तो उसे जुंग पढ़ें, जंग पढ़ें, ये प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ और कितना जू जाएगा नीचे। हाँ, कितना जू जाएगा, छोटा वो है या बड़ा वो है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आई। बाकी बहुत अच्छी किताब है, इवन उन्होंने हर शेर को ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है। इंग्लिश में लिखा है बिल्कुल, ट्रांसलेट करके उसका। हाँ, वो एक थोड़ा मुझे बल्कि पॉजिटिव पॉइंट लगा। जिसको नहीं समझ आती है ना उर्दू हिंदी शायरी, वो कम से कम शुरू कर सकते हैं वहां से। मेहनत तो बहुत करी है सैफ महमूद साहब ने, बहुत ज्यादा। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा उन्होंने और इतनी बढ़िया आफ्टरवर्ड। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि कितना रिसर्च करना पड़ा होगा उन्हें ये किताब लिखने के लिए। ये तो वही लोग कर सकते हैं ना जो बचपन से ही शायरी में है। हाँ, बचपन से घर वालों का ही वो था एक सराउंडिंग शायरी वाला, कह सकते हैं एक तो एनवायरनमेंट मिला। हाँ, तो आप ये पढ़ें, आग और पानी और बिलव्ड दिल्ली। आग और बस इससे आग और पानी व्योमेश शुक्ल की, बिलव्ड दिल्ली सैफ महमूद, और ये छापी है स्पीकिंग टाइगर्स ने। मेरा फेवरेट पब्लिकेशन है इंडिया का। तो हाँ, मुझे बड़ा पसंद है वो पब्लिकेशन। बस, धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बड़ा हो गया।